Welcome to Anisology. In today's video, we are going to discuss some of the important food lab techniques. ये जो टेक्निक्स इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपको बहुत सारे जॉब इंटरव्यूज़ फॉर एग्जांपल पाफ्टा के जॉब इंटरव्यू में हेल्पफुल हो सकती हैं। इसके अलावा आपका ओवरऑल कॉन्सेप्ट या अंडरस्टैंडिंग भी इम्प्रूव हो सकती है फूड लैब टेक्निक्स से रिलेटेड। सबसे पहले अगर हम देखें कि फूड लैब होती क्या है, तो फूड लैब एक ऐसी लैब है जहाँ पर साइंटिस्ट फूड को चेक करते हैं फॉर सेवरल पैरामीटर्स लाइक फॉर इट्स सेफ्टी, फॉर इट्स क्वालिटी एंड फॉर इट्स न्यूट्रिशन। और जिन पैरामीटर्स की बेस पर टेस्टिंग की जाती है फूड की, वो या तो फिज़िकल होते हैं या केमिकल होते हैं या माइक्रोबायोलॉजिकल होते हैं। फिज़िकल, केमिकल या माइक्रोबायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ की फूड की प्रॉपर्टीज़ जब अंडरस्टैंड होती हैं तो उससे हम फूड की सेफ्टी, क्वालिटी और उसकी न्यूट्रिशन के बारे में जान सकते हैं और ये बता सकते हैं कि इधर ये फूड जो है वो फिट है फॉर कंजम्पशन और फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन और फॉर कमर्शियल सेल्स। तो उसकी बेसिस पे हम फूड को कैरेक्टराइज करते हैं। सबसे पहली जो चीज़ है वो है पीएच टेस्टिंग। पीएच टेस्टिंग में हम ये देखते हैं कि इट मेजर्स हाउ एसिडिक और बेसिक अ फूड सैंपल इज़। पीएच टेस्टिंग के लिए जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें यूज़ होती हैं वो है पीएच मीटर या पीएच पेपर। ये इन दो इंस्ट्रूमेंट्स की वजह से जो है मदद से पीएच किसी भी फूड की चेक की जा सकती है। अब पीएच किसी भी फूड की क्यों चेक की जाती है? क्योंकि पीएच फूड टेस्ट को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। उसके अलावा पीएच का प्रिजर्वेशन से लिंक होता है। और फॉर एग्जांपल कि अगर हम कहें कि पिकल्स की लो पीएच होती है, इसलिए क्योंकि वहाँ पर बैक्टीरिया जो है वो ग्रो नहीं कर सकते और फिर जो पिकल्स हैं वो स्पॉयल नहीं होते। तो पीएच का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इस चीज़ में। सिमिलरली मिल्क में अगर हम देखें तो मिल्क की जो पीएच होती है वो लोअर होती है, उसी के बाद ही कर्ड प्रोड्यूस होता है और वो पीएच जो लो पीएच होती है वही इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है कि वहाँ पर अनवांटेड बैक्टीरिया ग्रो मत करें। तो पीएच का फूड प्रिजर्वेशन और सेफ्टी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इस डायग्राम में जैसे आप देख सकते हैं कि किस तरह एक पीएच मीटर को यूज़ करके पीएच किसी भी सैंपल की मेजर की जा रही है। अगर हम पीएच स्केल देखें तो पीएच स्केल 0 से 14 तक होता है। द लोअर scale corresponds to the acidic pH while the higher scale corresponds to the alkaline pH। अगर यहाँ पर उन्होंने एग्जाम्पल भी दी हुई है कि लेमन की pH 2 होती है, विनीगर की 3 होती है, कॉफ़ी की 5, मिल्क की 6। ये आप इसका कॉन्सेप्ट जहन में रख लें। याद करना हर एक कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको जनरल आइडिया होना चाहिए कि ये कहाँ किस तरह से पीएच जो है वो क्लासीफाई होती है और किस तरह से मेजर होती है। द सेकेंड थिंग इज़ माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्टिंग। माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्टिंग इसलिए ज़रूरी है कि हम फूड में बैक्टीरिया, फंगस और मज़ीद जो बाकी माइक्रोब्स हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन कर सकें। इसके लिए मुख्तलिफ मेथड्स यूज़ होते हैं। इधर इट इज़ प्लेट काउंट मेथड और इट इज़ अ स्वैब टेस्ट और इट इज़ अ सिंपल स्ट्रीकिंग ऑन एगर प्लेट्स। ये इसलिए किया जाता है ताकि हम पता चला सकें कि फूड में जो है वो हार्मफुल माइक्रोब्स तो नहीं प्रेजेंट। फूड में अक्सर बहुत सारे हार्मफुल माइक्रोब्स जैसे कि सैल्मोनेला हो गया या ई कोलाई हो गए, अगर ये प्रेजेंट हो तो मुख्तलिफ डिजीज़ होती हैं, फॉर एग्जांपल डायरिया वगैरह या टाइफाइड वगैरह। तो बहुत ज़रूरी है, एक बहुत ही सेफ़ लैब प्रैक्टिस है कि इन माइक्रोब्स की प्रेजेंस को फूड में एलिमिनेट किया जाए। और फूड टेस्टिंग लैब्स में माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्टिंग जो है वो बहुत ही अहमियत की हामिल है। देन इज़ दी मॉइस्चर कंटेंट टेस्टिंग। मॉइस्चर कंटेंट टेस्टिंग में हम ये पता लगाते हैं कि फूड में वाटर कंटेंट कितना है। इसके लिए हॉट एयर ओवन यूज़ किए जाते हैं या मॉइस्चर एनालाइजर्स यूज़ किए जाते हैं। यहाँ पर मॉइस्चर एनालाइज़र की मैंने पिक्चर भी ऐड की है आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। इससे हमें ये पता चलता है कि अगर हाई मॉइस्चर कंटेंट होगा तो इसका मतलब है वो फूड जो है मोर प्रोन टू स्पॉइलेज है, क्योंकि वहाँ पर माइक्रोब्स इजीली ग्रो कर सकते हैं मॉइस्चर पर। और जो ड्राई फूड्स होते हैं वो ज़्यादा देर तक प्रिजर्व रहते हैं या ज़्यादा देर तक स्पॉइल नहीं हो पाते, उनको हम सेव कर सकते हैं।
अब इसका मेथड क्या होता है कि हम सैंपल लेंगे, उसका वेट करेंगे, फिर उसको हम ओवन में ड्राई करेंगे, उसका दोबारा वे करेंगे और उसके बाद मॉइस्चर कंटेंट फाइंड करेंगे इस फार्मूले के तहत। इस फार्मूले के तहत हमने जो पहले वेट रिकॉर्ड किया था, ओरिजिनल वेट, और उसके अलावा जो हमारा लॉस इन वेट हमने ऑब्जर्व किया है, लॉस इन वेट को डिवाइड कर देंगे ओरिजिनल वेट के साथ, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मॉइस्चर कंटेंट आ जाएगा। और मॉइस्चर कंटेंट अगर हाई है तो इसका मतलब है उस फूड में कोई ना कोई मसला है, वो फूड स्पॉइलेज इजीली स्पॉइल हो सकता है, इसलिए मॉइस्चर कंटेंट को एलिमिनेट करने की कोशिश की जाती है। नेक्स्ट इज दी ऐश कंटेंट डिटर्मिनेशन। ऐश कंटेंट डिटर्मिनेशन में हम जो मेन चीज़ फाइंड आउट करते हैं जो फूड में है वो है मिनरल कंटेंट। हम मिनरल कंटेंट आइडेंटिफाई करते हैं किसी भी फूड में। इसका मेथड ये है कि फूड को एक मफल फर्नेस में बर्न किया जाता है। दिस इज़ द डायग्राम ऑफ अ मफल फर्नेस, और जो बाकी ऐश रह जाती है उससे हम पता लगाते हैं कि उसमें मिनरल कंटेंट मौजूद है कि नहीं। इससे हमें पता चलता है कि फूड में कैल्शियम या आयरन कंटेंट कितना है। जो मफल फर्नेसेस होते हैं इनका टेम्परेचर 1100 डिग्री सेंटीग्रेड तक हाई हो सकता है। देन इज़ दी स्पेक्ट्रोफोटोमीट्री। स्पेक्ट्रोफोटोमीट्री से हम पता लगाते हैं कि जो फूड सैंपल है वो कौन सी एब्जॉर्प्शन जो है वो कौन सी वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, और फिर वो जो लाइट एब्जॉर्ब कर रहा होता है वो किसी न किसी मॉलिक्यूल को कॉरेस्पॉन्ड कर रही होती है, और इससे हम विटामिन और शुगर कंटेंट फूड में डिटरमिन कर सकते हैं। इसके लिए जो कॉमनली टूल यूज़ किया जाता है वो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है। इसकी डायग्राम भी यहाँ पर ऐड की है। इसका प्रोसीजर जो है वो बहुत ही सिंपल है कि हम सैंपल लेते हैं, उसके साथ रिएजेंट मिक्स कर देते हैं ताकि उसमें कलर चेंज आए, और फिर जब उसको हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में इंसर्ट करते हैं तो एब्जॉर्बेंस को रीड करते हैं। फिर उसके कोरस्पॉन्डिंग हम डिफरेंट जो भी एनालिसिस कर रहे होते हैं उसका रिज़ल्ट हमारे पास आ जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम DPPH एनालिसिस कर रहे हैं, एंटीऑक्सीडेंट एनालिसिस कर रहे हैं किसी भी फूड सैंपल का, तो हम फिर उसका कॉरेस्पॉन्डिंग फार्मूला यूज़ करेंगे, उसकी एक प्रॉपर वेवलेंथ होगी वो रखेंगे, और उस वेवलेंथ पे हम एब्जॉर्प्शन रिकॉर्ड करेंगे, और फिर उस फार्मूला के तहत हम फाइंड आउट करेंगे कि कितनी एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी है किसी भी फूड सैंपल की। अब स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का जो वर्किंग प्रिंसिपल है उसको भी देख लीजिएगा। देन इज़ द टाइट्रेशन। टाइट्रेशन में क्या होता है कि एक सोल्यूशन जिसकी नॉन कंसंट्रेशन या कंसंट्रेशन हमें पता होती है, इसको हम यूज़ करते हैं टू फाइंड आउट हाउ मच ऑफ अ सब्सटेंस इज़ इन द फूड, कि किसी भी सब्सटेंस की, फॉर एग्जांपल इट इज़ एसिड, सॉल्ट और शुगर, उसकी पर्टिकुलर क्वांटिटी मालूम करने के लिए हम टाइट्रेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल विटामिन C कंटेंट इन जूस को मेजर करने के लिए हम टाइट्रेशन यूज़ कर सकते हैं। टाइट्रेशन का प्रोसीजर बहुत ही सिंपल होता है। यहाँ पर सिंपल ब्यूरेट यूज़ हो रही है और कॉनिकल फ्लास्क है, और हम अपना सोल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन नोन है वहाँ से उसको रन करवाएंगे। लेकिन जो हम एनालाइट है हमारा, जिसको हम ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं, उसकी कंसंट्रेशन जो है वो अननोन होगी। तो फिर जब हमारा टाइट्रेंट को और एनालाइट को आपस में मिक्स कर दिया जाता है और जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टाइट्रेंट आर इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनालाइट. Then at last it is the most important and unique concept of food lab testing, which is the sensory evaluation. इसमें 5 senses को use करके different foods को evaluate किया जाता है, और इसमें प्रोफेशनल्स जो होते हैं वो फूड को उनकी टेस्ट, स्मेल और टेक्सचर की बुनियाद पर जो है वो रेट करते हैं. यहाँ पर ट्रेंड पैनलिस्ट और कंज्यूमर टेस्टिंग जो है वो मेथड्स एज अ मेथड यूज़ होती है, और यहाँ पर एक हेडोनिक स्केल यूज़ किया जाता है विच कॉरिस्पॉन्ड्स टू दी प्लेयर रिलेटेड टू द फूड एंड इट रेंजेस फ्रॉम 1 to 9 के हम इस फूड को एक्सट्रीमली डिसलाइक कर रहे हैं या एक्सट्रीमली लाइक कर रहे हैं. तो बेसिकली इस टेस्ट में 5 सेंसेस यूज़ की जाती हैं और उसकी बुनियाद पर टेस्ट को फूड को रेट किया जाता है कि ये फॉर द कंजम्पशन
बेहतरीन है या नहीं है, क्या वो सेंसस को भी सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और इसको एक साइंटिफिक मेथड कंसीडर किया जाता है। अगर हम फूड टेस्टिंग का ओवरव्यू देखें तो उसके फ़्लो चार्ट को मैंने यहाँ पर समराइज़ कर दिया है। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।